Assalamualaikum. Good morning. Subha bakhair. Good morning, everybody. Welcome. Okay, let's talk a little about smog because I was just talking to some family in Lahore. भाई बहुत ही बुरा हाल है. ऐसी चीज़ें निकल रही हैं अब स्मॉग की वजह से, जो कि अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज होते हैं ना, वो एकदम से एग्रेसिव हो गए, एडवांस्ड हो गए, एकदम से सिम्टम्स नजर आना स्टार्ट हो गए ओनली बिकॉज ऑफ द स्मोक दैट मैंने कहा कहीं ये तौजी ना हमें नजर आ जाए पंजाब से कि भाई देखा आपको ये अंडरलाइंग इशू था, आपको पता नहीं था. नहीं, देखिए स्मोक की मरहूने मिन्नत है कि अब आपको पता लग गया. जी बिल्कुल. बात ये है हुमा कि इस मसले पर क्या उतनी सीरियसनेस नजर आ रही है जितना सीरियस ये मसला है. 8 महीने से कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन 8 महीने में सिर्फ भट्टे और कुछ फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां करने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक ट्वीट कल आपने देखी होगी, एक्स पे उन्होंने एक पैगाम शेयर किया जिसमें उन्होंने स्टेटिस्टिक्स शेयर किए कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है. एंड आई रिमेंबर जब पिछले साल हम इंटरिम सेटअप था हमारे पास और इब्राहिम मुराद साहब इस मिनिस्ट्री को देखते थे, वो हमारे पास मुताद्दिद दफ़ा शो पे आए और उनकी जो स्टडीज़ थी उस वक्त के महकमे जो कर रहे थे, और आज भी ये बात फैक्ट है कि मेजर कंट्रीब्यूटर इज़ द व्हीकल कंबस्शन फ्यूल. जो गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का धुआं है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एक्चुअली, और ये मेन नंबर 1, और उसके बाद 5-6 चीज़ें और भी फहरिस्त में होंगी. और फिर ये कह देना ये अक्रॉस द बॉर्डर आ रहा है, भी अक्रॉस द बॉर्डर की भी शायद थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन अपनी है. अब उसमें ब्लेम गेम आपको पता है, ये इधर से उधर बॉल इस कोर्ट में आ रही है, उस कोर्ट में जा रही है. जो इंडियन पंजाब साइड है, ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि इंडियन पंजाब में जो स्टबल बर्निंग हो रही है, जो इश्यूज हैं, उससे लाहौर मुतासर हो रहा है, वहां पे दिल्ली वाले भी उन्हें यही कहते हैं. मतलब उनकी वफाकी हुकूमत भी उन्हें यही कहती है. वो ये कहते हैं कि भाई 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा अगर चलेगी तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं ये आगे जाएंगे. और अक्टूबर से अब तक सिर्फ 2 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें 4.4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के लगभग हवा चली है. आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कैसे हो सकता है कि लिटरली वो ही वहाँ की स्मॉग है जो इधर आ रही है, और ऑब्वियसली हमारा बुरा हाल है. नो, दिस इज आवर ओन कंट्रीब्यूशन. और एक्चुअली हम बात भी ये करते रहते हैं अब्दुल्ला, हम हर साल इस महीने में हम जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है, पिछले आप साल की सेटअप जो था, केयर टेकर सेटअप था, उसकी बात कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले हम बाकी हुकूमतों की बात कर रहे थे. द पॉइंट ऑफ द मैटर इज ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कुछ सालों से, और इट शुड हैव बीन निप्ड इन द बड जब शुरू ही हो रहा था मामला, क्योंकि अब ये इतना बुरी तरह मुतासर हो चुका है. नॉट जस्ट लाहौर, अभी तो कल हम मुल्तान की बात कर रहे थे, परसों हम पेशावर की बात कर रहे थे. ये पूरा रीजन जो है ये इतनी बुरी तरह मुतासर हो गया ओनली बिकॉज जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए. और अगर अभी आप ले भी लें तो ना एक्सपेक्ट करें कि अभी कोई खास बेहतरी आए. यू नो, बेहंगम फैलते हुए शहर, गाड़ियों की बहुतात, दर्जनों, और द क्वालिटी ऑफ फ्यूल दैट वी यूज, इस पे क्या पॉलिसी आई है अब तक? या किसी को आपने बात करते हुए भी सुना कि भाई अल्टीमेटली जो हम तेल डाल रहे हैं, हम वैसे ही एक गरीब मुल्क हैं, हमें पेट्रोल डलवाने के लाले पड़े होते हैं, वो एक और अक्रॉस द बॉर्डर भी तेल आता है, आपको पता है ना, कि हम जो तेल डाल रहे हैं, इवन जो पेट्रोल पंप से लाहौर में तो नहीं उतना मिलता ना वो वाला तेल, सो जो वहां से तेल मिल रहा है हमारा, वो तेल भी अनफिट है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पोल्यूशन में, इस स्मॉग में. क्या इस पे किसी ने कोई बात सुनी है? हमें भी बता दें अगर किसी ने सुनी हो तो. नहीं, बातें अगर सुनी है तो वो ये सुनिए, क्वेश्चन मार्क्स बहुत सी चीज़ों पे उठ रहे हैं. आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली पंजाब में इतनी ज़्यादा स्मॉग, कल की बात है ये, पंजाब में इतनी ज़्यादा स्मॉग है तो क्यों ना सारे कराची मूव हो जाएं. अब ये बात हमें पड़ी, आई मीन मे बी इट वाज अ टंग इन चीक कमेंट और व्हाटएवर ही मेंट टू डू, लेकिन दिस वाज इन बैड टेस्ट कंसिडरिंग कि कराची के कितने मसले हैं. मतलब कि हम एक लाहौर और पंजाब में स्मॉग की बात कर रहे हैं और उसके बाद बड़े पॉजिटिव्स भी होते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन कराची के तो मसले ख़त्म ही नहीं होते. आप फहरिस्त टॉप टू बॉटम देखें और उसमें ये कह देना कि आपको स्मॉग इशू कर रही है तो आप कराची आ जाए. अगर हम ये भी तसव्वुर भी कर लें कि ये अच्छी इंटेंशन में जिन लोगों को मेडिकल इश्यूज हैं वो लोग कराची आ जाएं, 100 दफा आए, कराची पूरा पाकिस्तान आता है. अगर आपको कोई मेडिकल, कोई सांस वगैरह के इश्यूज, आप कराची आएंगे ना, आपको जोड़ों के इश्यूज हो जाएंगे. कराची आ जाए, कराची हैज अ हार्ट, कराची में से हमें मोहब्बत है, लेकिन कराची को क्या आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर दिया जो इस शहर का, इस सूबे का कैपिटल होने के नाते इसका हक था? क्या कराची में शहरियों को क्राइम्स देख लें, आप सड़कों की हालत देख लें, आप ट्रांसपोर्ट देख लें,
कराची में क्या शहरियों को वो सहूलत मैसर है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी किरदार अदा करने वाले शहर का हक था? क्या कराची में लोगों की जिंदगी में वो आसानियां, वो सहूलतें हैं जो इस शहर में बसने वालों को चाहिए हैं? काफ़ी है इधर, लेकिन सवाल ये है कि मतलब कहना ये था कि जब इस किस्म की चीज़ें आप लिख देंगे तो ऑब्वियसली ये सवाल तो बाद में उठेंगे। एंड आई एम सॉरी, वी नीड टू ऐड हियर कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर पे बहुत बात हो रही है कि यहाँ स्मॉग से लोग मर रहे हैं, आप यूरोप चली गई हैं, प्लीज़ रीज़न बयान कर दें कि आप गई क्यों है, वो भी साइड पे कर दें। एनवायरमेंट मिनिस्टर मरियम औरंगजेब वो क्यों साथ गई हैं? मतलब उनको तो इस वक्त इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे लीड करना चाहिए कि इस मसले का हल कोई निकाला जाए, तो उनका भी उधर जाना इट्स नॉट गिविंग अ गुड इम्प्रेशन। और पता है इब्हाम जब आता है, जब पता ना हो लोगों को, क्योंकि फिर जाहिर है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का मौका मिलता है। इफ़ देयर मेडिकल रीजंस, आई थिंक पीपल वुड अंडरस्टैंड। तो फिर वो और फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए ना। कल जो लंदन में गुफ्तगू उन्होंने कहा भी है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, सो वो उन्होंने बात ज़रूर की भी है। अच्छा जी, ये तो बिकॉज बहुत बातें हो रही थी और आजकल सोशल मीडिया पे भी एक्चुअली या घरों में भी आपस में बातें हो रही होती हैं, यही हो रही होती हैं, तो हमने सोचा हम कर लें। लेकिन लेट्स टॉक क्रिकेट नाउ कि क्या होने वाला है। विल इंडिया बी कमिंग टू पाकिस्तान और नॉट, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इंडिया के ना आने पर पाकिस्तान ने ICC की ईमेल का जवाब वैसे ही दिया है जैसे कि दिया जाना चाहिए, जिसमें क्या क्या था अब्दुल्ला, जरा पाकिस्तान ने सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया है और अपनाते हुए वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान खेलने आना होगा भारत को। सराय के मुताबिक PCB ने ICC को ख़त लिखकर भारत से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी ठोस वजूहात मांगने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का हक किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने माइनस भारत फार्मूला भी पेश कर दिया, इशारा दे दिया कि भारत पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। Which would actually start from now, because इससे पहले अगर किसी की बारी थी या whatever you want to say, तो पाकिस्तान होके आ गया है, प्रूफ कर दिया है कि हम आए हैं आपके पास, आप भी आए। लेकिन अब अगर आप नहीं आना चाहते तो परेशानी हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो ICC का अगले 10 साल का प्लान चौपट हो सकता है, जिसमें बहुत सारे टूर्नामेंट भारत में भी हैं। अब अगले चंद बरसों में वर्ल्ड कप समेत ICC के कई बड़े इवेंट हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी समझते हैं कि भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए। सुने उन्होंने क्या कहा। हिंदुस्तान की टीम को जाना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें कोई मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल में मियां साहब अगर इंटरवीन करें ना तो कोई मामला हल हो सकता है। ये इंटरवेंशन ही थी। हाँ। ये स्टेटमेंट वैसे अच्छा जी, इंडिया की हठधर्मी मियां साहब के लेवल की इंटरवेंशन से हल हो सकता है, मुझे लगता है। अच्छा जी, इंडिया की हठधर्मी और ख़ास तौर पर मोदी सरकार के रवैये पर हमारे ही प्रोग्राम में सिकंदर बख्त ने बहुत पहले ही बता दिया था कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। हम जरा आपकी याद दहानी कराएं। आपको आज 6 सितंबर है, आपको ये फैसला करना है कि 6 सितंबर में हमने उनको आंखें दिखानी है कि नहीं दिखानी, वरना मर्जी है आप जाके लेट जाए उनके सामने, वो नहीं आएंगे अगले साल। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वो नहीं आएंगे। आज आप ये बात तो लिख कर रख ले, अगर वो आ जाए तो नहीं आएंगे, वो लिख के रख लें। और एक्चुअली 100% जिसको कहते हैं ना वही हो रहा है। दे हैव टोटली रिफ्यूज्ड एंड दे आर नॉट इवन गिविंग अ रीजन। इन्होंने बैंक गारंटी का भी उस वक्त कहा था और कहा तो सही था, अगर होती आज तो शायद कोई फायदा ही हो जाता। अच्छा जी, भारत की जगह दूसरी टीम शामिल करने का ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2009 में जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया था। इसके अलावा भी मुतादिद खेलों की दुनिया के ऐसे इवेंट्स हैं जो कि फैज़ान लाखानी बड़ा कॉन्स्टेंटली एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि किस किस मौके पर क्या क्या हुआ जब जब टीम्स ने इनकार किया। सो वो हम साथ ही राशिद लतीफ़ साहब हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ हैं आज। वो बात सिकंदर फैज़ान लाखानी भी हैं हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर, कह दिया था। अच्छा सिकंदर, सबसे पहले तो आप ही की बात पे वापस आ जाते हैं। हमने क्लिप भी चलाया है। यू न्यू कि इंडिया यही करेगा और नहीं आएगा, ऑल्दो हम होपफुल थे शायद कि हम जा रहे हैं तो थिंग्स माइट चेंज एज वेल। How did you know? देखिए, इनकी फितरत की बात है ना, हम तो कब से उनको देख रहे हैं। उनकी इंडियंस की फितरत में मैं फैंस की बात नहीं कर रहा,
वहाँ के फैंस बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि जब भी मैं वहाँ गया हूँ, मुझे इतनी सी भी शिकायत नहीं हुई किसी फैन से, किसी लोकल इंडियन से। ये हुकूमत का काम है, ये हमारे जो इंडियंस हैं उनका काम नहीं है। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान उधर जाए, खेले, देखे, मैचेस देखे, एंटरटेन हो। ये हुकूमत की जो है वो गलती है। कल हमारे साथ प्रोग्राम में विक्रांत गुप्ता साहब थे, वो उनका भी एक क्लिप दिखाया था हामिद मीर साहब ने, तो उन्होंने उस वक्त कहा था नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो फिर बाद में जब हामिद साहब ने बोला कि जी आपने तो कहा था, तो कहना नहीं मैंने तो कहा था, मैं तो जर्नलिस्ट था। यानी कि इंडियंस को भी अपनी हुकूमत का नहीं पता। वो काफी एक्टिव किस्म का जर्नलिस्ट है जो कि हर वक्त हर जगह टीवी पे नजर लेकिन देखिए होंगे ना, तो उन्होंने कह दिया। आपको पता था सिकू उस वक्त भी। अच्छा, हम राशिद भाई आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन कुछ हम ऐसे मौके जानना चाहते हैं फैजान से, जब दुनियाए खेल में मुख्तलिफ इवेंट्स में टीमों ने आने से इनकार किया, होता रहा है, और उसकी जगह मतलब वेन्यूज तो नहीं तब्दील किए गए। जी फैजान, द थिंग्स दैट यू हैव बीन पोस्टिंग ऑनलाइन, प्लीज हमसे शेयर कीजिए वो इंस्टेंसेस। देखें, अभी रिसेंट मिसाल तो अगर देखें तो टेनिस की दुनिया में कोविड के दिनों में जोकोविच ने इनकार कर दिया था कि मैं कोविड की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो गवर्नमेंट्स ने कहा कि आप जितने बड़े भी प्लेयर हैं हम आपको वेलकम नहीं करेंगे। यूएस ओपन से उनको बाहर किया गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन से उनको बाहर किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया। तो जोकोविच जैसे प्लेयर को आपने गवर्नमेंट से कहा कि नहीं, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो ना आए। इससे पहले मॉस्को में जब एक बहुत मुताबिक ओलंपिक्स जब थे 1980 के, बहुत सारे कंट्रीज ने बॉयकॉट किया था, बट आईओसी ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया और वहां पे ओलंपिक्स कराए, डिस्पाइट के एक बहुत बड़े ब्लॉक ने इनकार किया था रूस में जाके ओलंपिक्स खेलने से। तो ये बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती है, फुटबॉल में बड़ी ऐसी मिसालें मिलती है, और यहाँ पे फीफा भी बहुत स्ट्रांग है, आईओसी बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स की बॉडीज है। यही वजह है कि इंडिया बार बार इस बात का सहारा लेता है कि हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वरना खेलों को मुतासिर नहीं होने देती ग्लोबल बॉडीज। जितनी भी गवर्निंग बॉडीज मुख्तलिफ खेलों की है, उनकी पहली तरजीह ये होती है कि खेल से बड़ा कोई इदारा ना हो, खेल से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, खेल सबसे बड़ा है, उसके बाद बाकी सारी चीजें, और होना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। जी राशिद भाई, आपका भी ओपिनियन चाहेंगे, बिकॉज ये तो बिल्कुल फैजान ने बड़ी अच्छी बात इनफैक्ट याद दिलाई है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एनी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स। किसी भी मुल्क की बात हो रही हो, और एग्जाम्पल्स भी बड़े दे दिए। इंडिया क्यों ये कर रहा है, और क्या ये कल हम ये बात कर रहे थे, ये वो वाली टैक्टिक्स तो नहीं है अभी ये कह रहे हैं और एंड में मान भी जाएंगे और आ भी जाएंगे, या फिर मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला मतलब फ्लरिश ना हो? देखिए, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया का मना करना। मैं शायद आखिरी बंदा होऊंगा जो बोलेगा कि इंडिया नहीं आएगी, क्योंकि ये दूसरे गेम की तरह नहीं है। आईसीसी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन तमाम कंट्रीज कंट्रोल करते हैं जितने खेल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये गेम अभी तक अलाइव है। तो जो पास में हुआ वो डिफरेंट सिनेरियो था, पाकिस्तान और इंडिया का, एशिया कप हो जाए या बायलैटरल हो जाए। ये आईसीसी का इवेंट है। जिस तरह विक्रांत गुप्ता की हमने पुरानी वीडियो दिखाई थी, उसने भी यही कहा था कि कैसे मना कर सकते हैं। तो अभी तक रिटर्न में हमने कुछ नहीं देखा, कोई पेपर देखा ही नहीं, अभी किसी ने भी नहीं देखा कि जो साइन करते हैं एग्रीमेंट उसमें क्लॉज क्या है। अगर उसमें क्लॉज अगर स्ट्रांग है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछ लिया उनसे तहरीरी तौर पे कि हमें वजूहात बताई जाए। अगर कोई सॉलिड वजह बनेगी तो तमाम कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, अगर कोई वजह नहीं है तो इंडिया को आना पड़ेगा। पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा हो सकता है ये, क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था कि जय शाह अभी 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट वो आ जाएंगे और उनके पास जिम्मेदारी होगी, और उनको हक हासिल होगा कि वो 3 साल के लिए आते हैं या 6 साल के लिए आते हैं। 6 साल 8 साल में इंडिया में 5 टूर्नामेंट है। वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान ना आए या सारे टूर्नामेंट होस्टिंग राइट वापस ले लिए जाए। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। मेरे ख्याल से वेट एंड सी वाला गेम है ये, कि मुझे अभी भी होप है कि भारत पाकिस्तान आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। जाहिर है मुश्किलात तो हो सकती हैं। सिकंदर, आपको क्या लगता है, अब पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली जब ये इशारा दे दिया है कि अगर वो नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे, तो इंडिया का अपना प्लान भी चौपट हो सकता है। आईसीसी का अपना, जिसकी जिम्मेदारियां जय शाह संभालने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी इंडिया में कामयाबी से टूर्नामेंट कराना। अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा उन टूर्नामेंट्स का क्या मानी रह जाएगा? एशिया कप है 2025 में, उसके बाद 2026 में T20
T20 वर्ल्ड कप है, ये बहुत बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप भी और इनके इर्द गिर्द भी। एग्जैक्टली, देखिए कल भी मैंने ये बात कही थी, जो राशिद बात कर रहे हैं ना कि अभी तक, और हमने आज खबरों में अभी मैं सुन रहा था कि वो खबरें चल रही थी हमारी स्पोर्ट्स की कि जी ना उनकी तरफ से कोई खत आया, तो पाकिस्तान ने उनसे मांगा है कि हर चीज डिटेल्स दें हमें। तो इसका मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने एक शोषा छुड़वाया है, वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि शोषा छोड़ने से क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, थोड़ा तंग करो इन्हें। उनकी तो आदत है ना हमें तंग करने की, जहाज भेज दिया, कभी वो गिर गया तो फिर उसके बाद उनको वापस भी बुला लिया, तो ये शोषा छोड़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से शोषा छोड़ा है। मगर मैं एक चीज, जो अभी फैजान ने ये जो बात की थी ना, चीजें बताई थी, तो मैं एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ ICC मीन्स इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अगर फैजान को भी याद होगा और राशिद को भी याद होगा कि वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक रूल बनाया। ये तो आप तंजिया कहते हैं, लेकिन जाहिर है ICC है तो ICC ना, नहीं ICC है मगर कंट्रोल बाय द इंडियंस। और सिकंदर, कहना है जस्ट ऐड हियर, आपने जो बात कही है ना कि ये लगता है कि उन्होंने शोषा छोड़ा है, मेरा भी यही ख्याल है कि शायद शोषा ही छोड़ा हो, लेकिन हमने भी तो लैच ऑन कर लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे छोड़ सकता है, मतलब, लेकिन फिर हम भी तो उनको वो दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। हाँ, ICC ने हमें बताया ही ईमेल के जरिए। हम फैजान अब आपसे पूछेंगे क्या हम इसे शोषा कंसिडर, जी जी जी, वी सिकू, लेट्स सिकू कंप्लीट एंड देन फैजान आपके पास आते हैं। जी सिकू, जी सिकू, जी जी। कोई 4, 5 या 8 साल पहले, फैजान को याद होगा वो साल, इसको डेटा सारा पता होता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बोला था वेयर अबाउट्स लॉ, यानी कि लड़के जब रेस्ट लेने जाते हैं, जिसमें टेनिस प्लेयर भी हैं, हॉकी प्लेयर भी हैं, फुटबॉलर्स भी हैं, सारे प्लेयर, क्रिकेटर्स भी हैं, वो अपना वेयर अबाउट्स बताएंगे ताकि हम रैंडम आके आपका चेक करेंगे। इंडिया ने मना कर दिया था। वो वाहिद कंट्री थी इंडिया की जिसने बोला कि हम अपने वेयर अबाउट्स नहीं बताएंगे लड़कों के, वो किधर हैं क्या हैं। किसी ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। पूछे फैजान से। वैसे ऐसे और भी बड़े एग्जांपल्स होंगे। ये सिर्फ वाहिद वाकया नहीं है भाई, आपको याद होगा डैनी हार्पर के साथ क्या हुआ, स्टीव बकटर के साथ क्या हुआ, वो जो ऑस्ट्रेलिया में जो पूरा स्कैंडल हुआ था मंकी गीच वाला, वो पूरा क्या हुआ, तो किस तरह डिक्टेट किया गया। ये तो सारी बातें यहाँ पर सभी को याद है कि किस तरह से इंडिया ने अपना असर और सूख इस्तेमाल किया। बट आप जो बात कर रहे हो शोषा छोड़ने वाली, इसमें मुझे थोड़ी सी बात में वजन से दिखाई देता है कि जो ICC की ईमेल भी जो आई है ना, उसमें ये बड़ा कैटेगरिकली कहा गया है कि वर्बली कम्युनिकेट किया है हमें BCCI ने। भाई अगर आपकी हुकूमत ने आपको मना किया है तो यार इन राइटिंग दे दो ना, हुकूमत इन राइटिंग दे दे कि पाकिस्तान आने में क्या मसला है। BCCI बता दे इन राइटिंग के यार क्या हमें हुकूमत ने मना कर दिया। आप लिख के दे देना कि आपके कंसर्न क्या है, जब आप लिख के देंगे तो फिर हम उसको और चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो भी टीम आती है उसको हेड ऑफ स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है, यानी मतलब स्टेट गेस्ट होते हैं, सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें कहीं भी कोई ऊंच नीची गुंजाइश नहीं होती। तमाम टीमें यहाँ पर खेल कर गई है, किसी और टीम को एतराज नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे। अभी 1 महीने पहले इंग्लैंड यहाँ पे खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेल के गई है, न्यूजीलैंड, इंडिया के अलावा तमाम ही टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी में आनी है वो यहाँ पाकिस्तान खेल कर गई है। तो फिर किस बात का एतराज, कौन सी सिक्योरिटी का एतराज इंडियन गवर्नमेंट बनाता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को जवाब दिया है कल, उसमें सवालनामा, उस जवाब शिकवा एक इनफैक्ट पाकिस्तान का एक तरह का है, जिसमें सवालनामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है ICC को, उनसे पूछा है कि भाई किस मौके पर, कब आपको BCCI ने बताया कि हम नहीं आएंगे, क्या तहरीरी तौर पर बताया, अगर तहरीरी तौर पर बताया है तो उसमें क्या वजूहात, क्या शवाहिद, क्या असेसमेंट दिए गए वो शेयर करें, और तहरीरी नहीं बताया तो आप उनसे तहरीरी तौर पर हमें मंगा कर दें बिल्कुल, हमसे शेयर करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो लीगली इसको चैलेंज करना है फिर आगे। अच्छा राशिद भाई, ये भी एक जो ICC पे इन्फ्लुएंस है BCCI का, वो दीगर बोर्ड्स पे भी मतलब कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस है, तो क्या ऐसा भी है? हमने माजी में भी देखा है कि BCCI ट्राइज टू इन्फ्लुएंस अदर बोर्ड्स एज वेल, कि भाई या अदर टीमें कि भाई आप ना जाएं या आप भी हमारा साथ दें या हमारे साथ मिल जाएं। फिर साउथ अफ्रीका का शोशा भी कल वहाँ पे जर्नलिस्टों की तरफ से छोड़ा गया कि भाई पूरा टूर्नामेंट मूव हो सकता है, जिसकी भी हम तफसील लेंगे फैजान से। लेकिन डू यू थिंक दिस can happen too? This has happened in the past also. Yes. देखिए ICC के इवेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एशिया कप पे हुआ था, अफगानिस्तान से बात कर ली उन्होंने, बांग्लादेश से बात कर ली, श्रीलंका से कर ली थी, पॉसिबिलिटीज हैं। ICC के इवेंट में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं,
वो भी चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इवेंट हो, क्योंकि फ्यूचर में भी उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो बाकी जो आप अभी बात कर रहे थे कि इंडिया ने लिख के नहीं दिया, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ना वो आईसीसी की है। वर्बल, जब इंडिया ने वर्बल कम्युनिकेशन पे उन्होंने हमें ईमेल क्यों कर दी, और उन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट ही क्यों की? वो लीगल उसके ऊपर वो ईमेल कर ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, और मुझे लगता है कि ये सारा पॉलिटिकल ही है। और जब वो लिख के देंगे तो जाहिर सी बात है आईसीसी और तमाम कंट्रीज बात जरूर उठाएंगे कि इसमें कोई रीजन है ही नहीं। तो अभी हमने कुछ भी नहीं देखा हुआ। हम हाई बोर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ये सारी गिमिक है, बनाई हुई चीजें हैं। मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, बिल्कुल हो नहीं सकता। जब इंडिया ने लिख के ही नहीं दिया हुआ तो हम साउथ अफ्रीका में या किसी और कंट्री की बात कैसे कर सकते हैं? इतना जरूर है, हाई बोर्ड मॉडल आईसीसी के क्लॉज में कहीं पे भी नहीं है। ये एशिया कप में नजीम सेठी ने बनाया, नजीम सेठी साहब ने बनाया हुआ एक सोचा था जो कि उन कामयाब हो गया, तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वो दोबारा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन आईसीसी में कहीं पे भी ये हाई बोर्ड मॉडल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देखिए अभी राशिद कह रहे हैं ना अब्दुल्ला जी कि उन्होंने खत नहीं लिखा, सिर्फ वर्बली फोन पे कह दिया यार हो सकता है हम ना जाएं, तो आईसीसी ने हमें ईमेल कर दी खत से। तो इन्फ्लुएंस अच्छा, ये ऑलरेडी लगता है कि जैशा का इन्फ्लुएंस और मैं कहता हूं कि आईसीसी का मतलब क्या है, मैं इसीलिए कहता हूं। ठीक है बिल्कुल आप सही कहते हैं। और वाकई इस ईमेल के बाद तो लग रहा है कि जैशा ने टेक ओवर कर लिया है आईसीसी, जो कि होने वाला है। फैजान, अब ये बता दें कि आर वी ऑल गोइंग टू वेट टिल इंडिया सेज यस और नो, और उसके बाद स्केड्यूल आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली बाकी टीमें भी तो हैं, तो क्या टाइमलाइन, क्या स्केड्यूल अनाउंस होना था वो नहीं हो सका। एवरीबॉडी इज लाइक वेटिंग काइंड ऑफ ऑब्वियस। और फिर ये बनता है ना, अगर ये शोशा या जो भी है, इंडिया की वजह से काफी चीजें स्टॉल हुई हैं। देखिए ये तो हकीकत है कि काफी चीजें रुकी हुई है। 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस होना था, टूर्नामेंट का एक लॉन्च इवेंट होना था, वो भी नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रुकी हुई है। और जो कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था इंडियन मीडिया की खबरों का कि साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट शिफ्ट करने की बातें हो रही है, कैटेगरिकली मैं इस बात को पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि फिलहाल कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका से कोई आईसीसी का राब्ता नहीं हुआ था, कोई राब्ता कल रात तक कोई राब्ता क्रिकेट साउथ अफ्रीका से नहीं हुआ था इस टूर्नामेंट को शिफ्ट, और ऐसे ही बोर्ड के अप्रूवल के बगैर शिफ्ट हो भी नहीं सकता। ये मतलब कोई गली मोहल्ले का रमजान टूर्नामेंट नहीं है कि नाजाबाद जिम खाना से अन्नू भाई पाक उठा के शिफ्ट कर दिया एक फोन कॉल के ऊपर, ऐसे नहीं हो सकता। आईसीसी बोर्ड की मंजूरी चाहिए। आईसीसी बोर्ड के अराकीन है जिसमें फुल मेंबर्स है, एसोसिएट मेंबर्स है, आईसीसी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। वो बोर्ड बैठेगा, उसमें वोटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना है टूर्नामेंट का। ऐसे ही बस हवा में कह देने से एक टूर्नामेंट उठा के कहीं दूसरा शिफ्ट नहीं हो जाएगा। और राशिद भाई की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दीगर बोर्ड भी इस बात से थोड़े से उकताए हुए कि क्या एक बोर्ड बार बार अपनी बात मनवाता है और हर बोर्ड को डिक्टेट करने की कोशिश करता है। तो दीगर बोर्ड्स को भी बहुत सारी बातें होती है। I agree with you फैजान, बाकी बोर्ड्स को क्यों नहीं इश्यूज हो रहे? जी सिकंदर, मैं फैजान से पूछना चाह रहा हूँ। फैजान, हमने ये भी सुना था, आप लोग बता रहे थे कि आईसीसी ने पहले 3 फॉर्मेट बना के रखे हैं, कुछ वो क्या है कि वो क्या 3 फॉर्मेट हैं, या वो उन्होंने सोचा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप लोग नहीं, ये सिर्फ कयास है कि ये फॉर्मेट है। और दूसरा जो कंटिजेंसीज की बात हो रही है ना, कंटिजेंसीज हर टूर्नामेंट में होती है। पिछले साल जून में जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 2023 में, उसमें आईसीसी ने यह तय किया था कि हर इवेंट की कंटिजेंसीज होगी। हर इवेंट का मतलब है 2024 से बाद जितने भी ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसकी कंटिजेंसीज भी थी, जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है इसके कंटिजेंसीज प्लान भी है। आगे जो इंडिया में इवेंट्स होने हैं उसके भी ये प्लान होते हैं। तो कोई अनहोनी बात नहीं है कि इसके लिए एलोकेट कर दिया गया है फंड उठा के चैंपियंस ट्रॉफी में कंटिजेंसी का। ये हर टूर्नामेंट के लिए इंडिया में that's an SOP बेसिकली, वो SOP है, वो फॉलो होता है। अगले इंडिया में 4 टूर्नामेंट्स होने हैं, उसके लिए भी यही होगा कंटिजेंसी। ओके राशिद भाई, मगर अब आईसीसी बोर्ड मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सारे बोर्ड के मेंबरान थे, परमानेंट भी थे, एसोसिएट भी थे, उसके दौरान ही ये बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया था ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाला। सो अब हम कितनी उम्मीद रखें कि बोर्ड मीटिंग में मामला जाएगा तो हमारे हक में फैसला आएगा, या हम देखिए बोर्ड मीटिंग से ज्यादा इसमें ऑन पेपर्स क्या लिखा हुआ है, लीगल क्या चीजें लिखी हुई है, वो शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए विक्रांत गुप्ता या दुनिया में जितने भी लोग हैं वो यही बात करते हैं कि आईसीसी का इवेंट छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने भी 2016 हो 2023 हो उसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ, एशिया कप में
ना इंडिया में हो पाया, ना वो पाकिस्तान में हो पाया, एक श्रीलंका में हुआ, यूएई में। लेकिन आईसीसी के इवेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसमें मेन होता है कि आपके क्लॉज क्या है, वो काफी स्ट्रिक्ट और काफी मजबूत क्लॉज होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें आईसीसी मेन है। इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलात में आईसीसी आ सकता है। उसके बाद उससे जुड़े तमाम फुल मेंबर कंट्रीज हैं जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। उसके बाद वनडे क्रिकेट जो खेलते हैं वो लोग हैं, 124 कंट्रीज हैं टोटल। एक टीम भी इसमें से निकलती है, क्योंकि अगर तो साइन डॉक्यूमेंट नहीं होता और पाकिस्तान अलग होना चाहती तो कोई इशू नहीं था। ये 8 साल का साइन किया हुआ पाकिस्तान ने, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया या जो भी कंट्रीज हैं। इतना आसान नहीं होगा किसी कंट्री को भी भाग जाना। अच्छा, तो फिर इसकी कंक्लूजन यही निकली, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली दिस कुड बी अ शोशा ओनली टू सी के हाउ पाकिस्तान वुड रिएक्ट। और माशाल्लाह हम सारों ने मिलकर ठीक ठाक रिएक्ट की है। सो आई गेस व्हाट दे वांटेड वी गिव इट टू देम। लेट्स लीव इट एट दैट। इंडियंस पे असर भी पड़ा है, इंडियंस पे असर भी पड़ा है। ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज गया ना कि हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम इंडिया पे नहीं आएंगे। फैजान, सिकंदर एंड राशिद भाई, थैंक यू। बेताब है जानने के लिए कि कितना सीरियस हम जा सकते हैं आगे। और हमने दिखा दिया ना वो। इन एनी केस थैंक यू सो मच। इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। सारे मामले में थैंक यू गाइस। सारे मामले में हम अपना अच्छा कर चुके हैं। हम अपनी कंट्रीब्यूशन जो थी डाल चुके हैं। और एंड वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ रिटर्न, अ रिवॉर्ड या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। हमने ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। महज स्मॉग सर्दियों के चंद माह का मसला नहीं है। इस जहरीली फ़ज़ा से 1 करोड़ 10 लाख बच्चे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, जिसके असरात उनकी आने वाली ज़िंदगी पर पड़ेंगे। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है और अगर खतरनाक रिपोर्ट कोई सीरियसली ले तो लिटरली ये सबको हिला देने के लिए काफ़ी है कि ये कितना संगीन मसला है। वज़ीर आला पंजाब को लंदन में इन सवालात का सामना भी रहा। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो। चले हम आपको थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिनों से लाहौर और मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की मिकदार जो है वो आलमी इदारा सेहत के मयार से 100 गुना ज़्यादा है। अंदाज़ा करें 100 टाइम्स मोर। और इस साल बच्चों पर फ़िज़ाई आलूदगी का असर जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों के फेफड़े ऑब्वियसली छोटे होते हैं और इसलिए फ़िज़ाई आलूदगी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी बाय द वे हामला ख़वातीन की सेहत पर भी मनफी असरात जो है वो डालती है, जिससे प्री मेच्योर बच्चों की पैदाइश में इजाफा हो सकता है। और प्री मेच्योर बच्चों में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? लंग्स की अंडर डेवलपमेंट। आपको पता है ना, बात तो वापस फेफड़ों पे ही आ गई ना। प्री मेच्योर बच्चों में सबसे कॉमन मसला होता है कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपने तई सांस नहीं ले पाते। तो एक तो वेल वी डोंट वांट टू स्केयर यू और एनीथिंग, लेकिन ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं कि एक तो प्री मेच्योर बर्थ हो जाए और उसके बाद जो चीज़ मुतासर कर रही है फेफड़ों को, लंग्स को, वो ही फिजा में आपका सिचुएशन हो तो क्या बच्चा तो मतलब आप सोच ही नहीं कि आगे क्या हो सकता है। पिछले दिनों ये भी आया था कि मॉल्स जो हैं वो लाजमी तौर पर एयर प्योरीफायर्स लगाएं। सबसे पहले तो अस्पताल मेक श्योर कि ऑल द हॉस्पिटल्स that are in Lahore and surrounding cities and Multan and Faisalabad are equipped with air purifiers. Can I just say that कि एक बहुत खतरनाक ज़ल्ज़ला जब पाकिस्तान में आया था तो उसके बाद ये मैंडेटरी हो गया था कि जो भी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी उनको अर्थक्वेक कंप्लायंस यानी उसके बाद कितनी बिल्डिंगों ने लिया। बट कहने लेट मी जस्ट से इट, हम बिल्कुल उसी सिचुएशन पे इस वक्त पहुंच चुके हैं कि ये एयर प्योरीफायर्स वाली आपने जो बात की है कि अब जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं सारे उनमें ये लाजमी होना चाहिए कि एयर प्योरीफायर्स हों, बिकॉज दिस प्रॉब्लम जितना भी आप इसको संभाल लेंगे इट्स गोइंग टू गेट वर्स। और ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम तो चलें अच्छी बातें कर दिया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, वैसे भी ये वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन ना सबके लिए सारा साल खुली रहनी चाहिए बिकॉज द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम वर्क फ्रॉम वर्किंग एट द वर्कप्लेस 4 वर्किंग डेज अ वीक। ठीक है, वहां तक बात जा चुकी है। ये दकियानूसी सोचों से हम आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि तालीम
मुतासर हो रही है सब में, और उसकी तादाद बड़ी हौलनाक है। 1,60,00,000 बच्चों का तालीमी सिलसिला मुतासर हो रहा है बिकॉज ऑफ द बंदिश ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो हम बात करेंगे अभी मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, ज़ाहिर है हम कई दिन से बात कर रहे हैं, अब भी हम ये जानेंगे कि मेजर कंट्रीब्यूटर हमने भट्टे जी ज़िगज़ैग नहीं है तो गिरा दिए, हमने फैक्ट्रियों को चालान कर दिया, हमने चिंची बंद कर दिए। मेजर कंट्रीब्यूटर वो जो तेल हमारी गाड़ियों में डल रहा है, मोटरसाइकिलों में डल रहा है, वही है, क्योंकि उस पर इतनी बात नहीं होती है कि उस तेल को किस तरह ठीक करना है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने पहले भी मैं सुन रहा था आपकी गुफ्तगू कि ये स्मोक एक दिन का फिनोमेना नहीं है, कुछ महीनों का फिनोमेना नहीं है, ये कुछ साल लगते हैं इस चीज़ को डेवलप होने में। और अगर हम इसको क्लाइमेट चेंज के साथ भी जोड़ें तो वो भी गलत नहीं होगा। ताहम ये सब कुछ जो क्लाइमेट चेंज बेसिकली जो मोस्टली है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। और बात आपने बहुत अच्छी की, अर्बन रिसर्च सेंटर जो है लाहौर का, उनकी रिसर्च है कि हम जो है ये आपकी जो ज़रूरी बाकी मानदा चीज़ें होती हैं उनके जलाने पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, कारखानों पे एम्फेसिस कर रहे हैं। ताहम जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है वो जो आपकी धुआं छोड़ती गाड़ियाँ या जो हम फ्यूल जला रहे हैं वो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम वो फ्यूल इस्तेमाल करें जिसमें लेस सल्फ़र हो, और इसके लिए जो है आपको बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ लेजिस्लेशन हो सकता है करनी पड़ेगी। और बहुत बड़ी केस स्टडी हमारे पास इस दुनिया में मौजूद है 1952 का लंदन का मामला, जब स्मोक्स जो है उसने 5 से 6 दिन जो है लंदन को टोटली बंद कर दिया था और थाउजेंड्स के हिसाब से जो है वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई थी। नहीं तो वो केस स्टडी क्या है फिर? लंदन, उन्होंने हम एक्चुअली सीखना चाहते हैं कि कैसे कंट्रोल किया, कितने अरसे में कंट्रोल किया, क्योंकि हमारा मसला पिछले 10 सालों से तो एटलीस्ट है, स्मोक बढ़ती चली गई है और आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे। तो इसको रिवर्स करने का भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर तो हम सही मेजर्स लें तो 10 साल लग सकते हैं इसको वापस आने में। तो वो लंदन ने किया क्या, कुछ बताएं। देखिए जी, इट वाज दिसंबर 52 जब 4 से 5 दिन के लिए पूरा लंदन अंडर स्मोक था, जब सबसे पहले इंसान को स्मोक का पता चला। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज़ हुई और उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने जब इस चीज़ को देखा और उसके बाद जब छठे दिन जो है वो लंदन की फ़ज़ा साफ़ हुई तो बहुत सारे लोग मर चुके थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्पायरेटरी जो आपके बीमारियां हैं उनका शिकार हो चुके थे। और जैसे आपने बात की कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स की वजह से उनके साथ जो है प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हुए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी स्टडी की कि हमने किया क्या है। उन्होंने जो है बहुत सारे दरख्त उन्होंने भी काटे थे, जब सेटलमेंट्स बनानी शुरू की थी, नई आबादियां बनानी शुरू की थी। उसके बाद लोग घरों में जो है वो कोयला जलाते थे सर्दी से बचने के लिए। साथ साथ जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट हो चुका था लंदन, तो उस पर उन्होंने काम किया, लेजिस्लेशन की, उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया, लोगों को प्रॉपर फ्यूल देना शुरू किया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कोयला ना जलाएं, उसकी रेसिप्रोकल में ये चीज़ जलाएं जो कि लेस हार्म फॉर द एनवायरनमेंट है और ह्यूमन हेल्थ है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने इंडस्ट्रीज को जो है वो लंदन से बाहर शिफ्ट किया और प्लांटेशन की, उसके लिए फिर लेजिस्लेशंस की बहुत सारी। ये तारीख है, आप इसको उठाकर पढ़ सकते हैं कि रीसेंट एग्जांपल हमारे पास बीजिंग की है जो अभी भी फेरिस्त में होता है टॉप 10 में एट टाइम्स, लेकिन जिस लेवल पे वो था आज से 10 साल पहले वो नहीं है। अब उस बीजिंग है, गोंगजू है, ये सारे एरियाज जो हैं ये भी ज़ाहिर स्मोक की लपेट में आते हैं। डू यू थिंक हमें पाथ नज़र आ गया? अपना मुख्तसरन बता दें कि आर वी ऑन द राइट पाथ या अभी हम पाथ ही नहीं ढूंढ पाए कि हमने करना क्या है? जी वेरी सिंपल, पाथ कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ह्यूमन कैन डू एवरीथिंग। अल्लाह ने इंसान को अकल की है। हम जो सेटलमेंट्स करते जा रहे हैं, हम टोटली जो आपकी ग्रीनरी है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। हमने तो रावी को नहीं छोड़ा, हम तो रावी के अंदर सेटलमेंट्स करते जा रहे हैं। हमें सबसे पहले, अगर आप आज से 20 साल पुराना लाहौर देखें और आज का लाहौर देखें, ट्रीज़, दरख्त कितने हमने कम कर दिए हैं। पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर कि टेंस में जो है दरख्त फी बंदा है, जबकि इसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आई थिंक 600 समथिंग जो प्लांट्स हैं वो फी बंदा होने चाहिए, जबकि हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 10 या 12 दरख्त फी बंदा हैं।
तो हमें इस चीज को सबसे पहले तो प्लांटेशन करनी होगी। बिल्कुल अंजुम साहब, थैंक यू सो मच। और ये बात तो आपने ऐसी डुएबल की है फॉर डिफरेंट रीजंस। बहुत सी हुकूमतें पीच प्लांटेशन की बात कर रही हैं। नाउ अनदर मोर पर्टिनेंट रीजन मिल गया कि हमें दरख्त लगाने की कितनी ज़रूरत है। पहले तो हमसे बारिशें और सैलाबों की वजह से कहते, अब स्मॉग की वजह से भी। So this is very very important. I just hope कि आप पास देखने की बात कर रहे थे। फ्यूल का मामला है ना, उसको सीरियसली टेक अप करके उसके लिए लेजिस्लेशन की जो अंजुम साहब ने बात की है, मतलब देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां आपको पता है कि गाड़ियों के लिए भी लेजिस्लेशन है कि इवन नंबर्स एक दिन चलेंगे, ऑड नंबर्स जो गाड़ियों के होते हैं वो एक दिन चलेंगे, यानी सारी साथ नहीं चलेंगी। मतलब इतने एक्सट्रीम मेजर्स लिए हुए हैं हुकूमतों ने। इन एनी केस अभी हमें ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कन्फ्यूजन मामलात को आगे बढ़ने नहीं दे रही। एक रहनुमा 2 कदम आगे जाता है तो दूसरा 4 कदम पीछे आ जाता है। मतलब एक कन्फ्यूजन तो है, और फिर एकदम डील की बातें होने लगती हैं। फिर आपको पता है ना कि ये सारी चीजें भी होने लगती हैं और फिर अचानक ऐसे एहतजाज की बात होती है कि जिसमें जनाजे अल्लाह माफ करे पढ़ लिए जाएंगे। सो वो भी सारी बातें हैं। ये मतलब कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है ना, हर चीज़ एक्सट्रीम पे हो रही होती है। तो जी मगर यहाँ भी बड़ी रुकावटें हैं और पीटीआई को फ्री हैंड मिलता दिखाई नहीं दे रहा। और इमरान खान से मुलाकात के लिए कल अडयाला जेल जाने वाले सीनियर रहनुमा जो है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाने पहुँचा दिए गए और जिन्हें कुछ देर बाद फिर वार्निंग देकर छोड़ भी दिया गया। जो काम किया गैर कानूनी काम किया है और इंशाल्लाह इसका पूछेंगे। ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली ऑपोजिशन लीडर को सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है। सेनेट के ऑपोजिशन लीडर को और सारों इन्होंने हमें हिफ्ज़ बिजा में रखा है। हम लोग कंडेम करते हैं। बंद कर दिया। हम खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया। बेसिकली मकसद मुलाकात ना होने देना ही लगता है अपेरेंटली। सूरत हाल का गंडापुर साहब इससे पहले सवाबी में आपको पता ही है किस तरह के एहतजाज की पहले भी बात करते रहे हैं। उन्होंने सर पे कफन बांधने की वहाँ बात की, उन्होंने परमानेंट बांधा हुआ है वो कहते हैं, मुझे लगता है। सर आपने कहा था कि हम कॉल देंगे नवंबर के महीने में, शायद उसके लिए वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल दे दी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था। जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उससे हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। तो जब कॉल आएगी तो आप सब पोजिशन है। अच्छा जी, हैदर शिराजी पीटीआई के मामला देखते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। हैदर साहब बताइएगा, मतलब एक कन्फ्यूजन तो है यही बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब खुद जो हैं वो इस किस्म के एहतजाज के ख़्वाह हैं जिसमें कहते हैं ना सारे पुल जलाकर फिर इंसान डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आ जाए। और ज़्यादातर वो लोग उनका साथ दे रहे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या मफरूर हैं, जैसे कि मुराद सईद साहब भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, वैसे तो वो नहीं हैं, रूपोशी हैं। और बाज़ लीडर कहते हैं कि नहीं, इस तरह का एहतजाज पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्या है मामला? देखिए, अली अमीन गंडापुर की जो जज्बाती गुफ्तगू है, इससे हटकर अगर इस पूरी सूरत हाल का यह एहतजाज का जायज़ा लिया जाए तो मुझे वो ग्रुप प्रिवेल करता हुआ बेहतर अंदाज से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर, जो ये समझता है कि एक साथ तवानाइयाँ खर्च करने के बजाय एक स्टेप बाय स्टेप प्लान के तहत आगे बढ़ा जाए और मुत्तहिदा अपोजिशन को साथ मिलाते हुए एक स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि अपोजिशन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, बजाय इसके कि एकदम आएँ यलगार करें और उसके नतीजे में हासिल करें। तो लिहाजा अभी तो इस वक्त पार्टी के अंदर उन अफराद की अक्सरियत हमें नज़र आती है जो ये समझती है कि एक स्ट्रेटजी या प्लान मुरतब किया जाए जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल हो, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो और आखिर पर धरना हो, ताकि हम धरने को तवील करते हुए आगे बढ़ें और अपने मुतालबात पुरअमन अंदाज से आगे रखें। इस दौरान ये ग्रुप इस वजह से भी संजीदा है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी मौजूद है और गुज़िश्ता हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात करते हुए पार्टी की सीनियर क़यादत ने यह बताया था कि इस वक्त 300 के करीब मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इससे ज़्यादा और सेनेट में मौजूद हैं। वो तमाम अफराद अपनी अपनी हैसियत में वर्किंग करें ताकि हुकूमत को टफ टाइम कमेटियों में या पार्लियामान के अंदर या सूबाई असम्बलियों के अंदर दिया जाए
तो उसके अलावा जो ये स्ट्रेटजी है, इसके लिए पार्टी की सीनियर लीडरशिप को ही रखा जाए ताकि वो पहले अपोजिशन इत्तेहाद के साथ प्लान बनाए और फिर आगे बढ़े। इसी सिलसिले में पार्टी की आदत ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में जाकर मुलाकात करनी थी और उस वक्त मैं भी वहाँ उनके साथ मौजूद था जब ये सारी चीज़ें हुई। और जो शिबली फराज बता रहे हैं कि हम वापस जा रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तमाम अफराद को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जब वो वापस आने लगे, उन्होंने आखिरी मरतबा जाकर पुलिस से रब्ता किया और बातचीत की कि हमें मुलाकात करने दीजिए। खालिद यूसुफ चौधरी ने, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने नाम अडयाला जेल इंतज़ामिया को दे दिए हैं, तो हम मिलने के लिए आए हैं। तो उस दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई और साहबजादा हामिद रज़ा जो कि इंसानी हकूक़ कमेटी के में अब वो चेयरमैन भी हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनको गाड़ी से उतारा गया, फिर उनको पकड़ कर लेकर गए। उनकी जानिब से ये बताया कि चूँकि ये आइनी ओहदों पर अफराद भी हैं, अपोजिशन लीडर, 3 मुल्क के अपोजिशन लीडर यानी पंजाब के सेनेट के और तीसरे अपोजिशन लीडर मुल्क में जो कौमी असेंबली के हैं, तीनों को इस तरह आप गिरफ्तार ना करें, लेकिन उन्हें हिरासत में रखा। थोड़ी देर बाद दफ़ा 140 के बारे में बताया गया कि 144 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इसी दौरान बाद में टॉप ऑफिशियल्स की मुदाखलत के बाद जो हुकूमती रियासती जो शख्सियात हैं, मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया आपका। दफ़ा 144 का कहा गया। अच्छा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले खुदकुश हमले ने सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात उठाए थे और यही वजह है कि सिंध हुकूमत समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों ने जिना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली और सख्त तरीन इकदाम का फैसला किया है। एयरपोर्ट आने वालों को चेकिंग के सख्त मरहले से गुजरना होगा और इसलिए ज़रूरी है कि एयरपोर्ट आने वाले अफराद कम से कम 3 घंटे पहले घरों से निकलें। और फैसला किया गया है कि एयरपोर्ट के पास से सिर्फ एयरपोर्ट आने वाली ट्रैफिक को गुजरने की इजाज़त होगी, जो कि देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप कराची एयरपोर्ट को जानते तो उसके सामने जो एक शाहराह है वो बड़ी मेन कनेक्टिंग शाहराह है, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ ए चैलेंज। पे भी जा रही होती है, वो मलीर मॉडल कॉलोनी की तरफ भी रास्ता जा रहा होता है, दीगर सोसाइटी फैल्कन वगैरह की तरफ भी जा रहा होता है रास्ता। यानी एयरपोर्ट से मुत्तसिल ऐसे रास्ते जो आम पब्लिक के लिए खुले थे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों पर आहिनी दरवाजे लगाने की तजवीज़ दी गई है। दाखिली दरवाजों पर बारूदी मवाद जांच डिवाइसेस, CCTV कैमरे और दीगर चीज़ें, बैरियर्स लगाए जाएंगे और एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शख्स ही एयरपोर्ट जा सकेगा। मुसाफिरों के साथ आने वालों को अपने साथ टिकट की कॉपी रखना लाजमी होगा। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए मखसूस लेन होगी। और कल रात हमने देखा है कि पुलिस ने एयरपोर्ट आने वाली गाड़ियों की स्टारगेट और मॉडल कॉलोनी सिग्नल पर चेकिंग शुरू कर दी थी, जिसके बायस गाड़ियों की तवील लाइनें लग गई थी और एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना भी था। सो आप प्लीज़ आजकल जो भी अभी क्योंकि सिस्टम बन रहा है, टाइम देखकर घर से निकलें एयरपोर्ट जाने के लिए। अच्छा, आज भी ऑब्वियसली ये सिलसिला जारी है, तो लिहाजा अगर आपने भी उस तरफ जाना है तो ज़रा टाइम लेके निकलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही, अभी तो स्टार्ट के दिन है तो बहुत ज़्यादा लाइनें वहाँ लगी हुई हैं, ट्रैफिक होती है। तारिक अबुल हसन, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची, हमारे साथ हैं। तारिक, सबसे पहले तो तारिक आएंगे हमारे पास कुछ देर में। Let Tariq settle down. He's settling down. As we see, so we will. लेकिन ये टेंशन वाली बातें, 2 अब्दुल्ला जो हमने बातें इसमें की हैं कि अगर तो सिर्फ आप मुख्तस कर देते हैं एयरपोर्ट के लिए वो ट्रैफिक, तो बाकी ट्रैफिक किधर जाएगी? This is going to be a big challenge to reroute and obviously इस तरह आपको कोई और। अच्छा जी, बताना आपको ये भी है कि मॉडल कॉलोनी से जिना टर्मिनल जाने वाली जो सड़क है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है और स्टारगेट से जिना टर्मिनल आने वाली सड़क पर नाका लगाया गया है। पहलवान कोट से एयरपोर्ट आने वाली सड़क पर भी नाका लग गया है। ट्रैफिक को मॉडल कॉलोनी से शाराए फैसल की तरफ मोड़ा जा रहा है। जिना टर्मिनल जाने वाली सड़क बंद होने से मॉडल कॉलोनी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, वो तो होगी ही। फिर कुछ टैक्सियों का भी था कि भाई वो जो प्राइवेट टैक्सीज होती हैं, जो ऑनलाइन कैब्स होती हैं, जैसे कोई भी आप सर्विस ले लें, वो एयरपोर्ट पे नहीं आ सकेंगी। वैसे
मतलब एयरपोर्ट पे आप आई नो सिक्योरिटी है, ना ले सके एयरपोर्ट पे अगर उबर ना आ सके दुनिया के हर एयरपोर्ट पे आती है, तो फिर बंदा आए क्यों उस एयरपोर्ट पे, मतलब उस शहर ही क्यों आए जहां वो एयरपोर्ट से बाहर ना निकल पाए। तो ये बड़ी पर्टिनेंट सवाल हैं जो पूछने पड़ेंगे। उसके अलावा ये 2 इंसिडेंट्स जो हैं वो बैक टू बैक हो गए हैं जो कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तारिक अबुल हसन आप हमारे साथ हैं, क्या हाल है आपका? तारिक, सबसे पहले तो हम ये 2 इंसिडेंट्स की बात कर लें, क्योंकि एक तो वो दहशतगर्दी का जो एक वो हमला है उसकी बात हुई, फिर पिछले हफ्ते कोई जो 2 गाड़ियां रेस करती हुई डिपार्चर लाउंज तक पहुंच गई, मतलब ये बैक टू बैक ब्रीच है। तो बहुत जरूरी था कि ऑब्वियसली, और तारिक हम आपस में बात कर रहे थे कि इतना बड़ा जब वाकया हो गया तो ये 2 बड़ी गाड़ियां कैसे पहुंच गई, दनदनाते हुए कैसे डिपार्चर लॉन्च तक पहुंच गई? इनको किसी ने रोकने की अटेम्प्ट क्यों नहीं की? क्या हम एक तीसरे, आई एम सॉरी टू से, इंसिडेंट का इंतजार करेंगे कि होगा, क्योंकि ये तो रोक ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये देखें, और ये जो तमाम सिक्योरिटी लैब्स है, ये जाहिर है कि इदारों की नाकामी है। सज़ा कौन भुगत रहा है? वो आवाम और हम और आप भुगत रहे हैं। तो ये जो नाकामी है, इसका जो है वो तरीक़ा ये नहीं था कि आप सब कुछ बंद कर दें। हालांकि ये चीज़ें पहले चेक हो जानी चाहिए थी, और इसका मतलब कहीं गफलत थी ना कि लोग जो है वो एयरपोर्ट तक पहुंच गए, इस तरह गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे चेस करती हुई। ये भी पता गया था कि पहले फायरिंग करती रही है। तो पुलिस कहाँ थी? शाहरा फैसल जो है वो आपकी सबसे अहम मेन आर्टरी है, और इतनी सारी फोर्सेज उसके ऊपर खड़ी होती हैं, और उसके बाद जो है ये सब पूरा तमाशा चलता रहा। वो एयरपोर्ट भी पहुंच गए, वहाँ जाकर जो है फिर बहरहाल वो पकड़े गए, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो FIR दर्ज हुई, वो वाकई के बिल्कुल हमारी उस पर बात होगी थी। ये बात उठाने की मकसद सिर्फ ये था कि इतने बड़े हमले के बाद अगर इतना बड़ा एक और इंसिडेंट हो जाए तो आपकी सिक्योरिटी वैसी किधर गई है। और अब ये कह देना कि जी हम मुकम्मल कट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लिटरली उस शाहराह को ही बंद कर दें कि सिर्फ यहाँ वही आएंगे जो एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो मुकम्मल बंद ही हुआ। क्या हाल होगा? बिल्कुल, देखें, एक तो ये कि हुकूमत ने बहुत बड़ी मतलब तादाद में सोसाइटीज़ की इजाज़त दी है तामीर की, जो कि एयरपोर्ट के अतराफ़ है, और हाई राइजेज़ अब वहाँ बन गई हैं, लाखों की आबादी हो गई है एयरपोर्ट के अतराफ़, और उनके पास रास्ते यही हैं कि वो एयरपोर्ट के अतराफ़ जो सड़कें हैं उनसे गुजर के आएंगे, यानी पहलवान कोट से, मॉडल कॉलोनी से, और यही रास्ते में इख्तियार करेंगे। अब अगर आप वो सारे रास्ते बंद कर देंगे तो लोग कहाँ से जाएंगे? फिर उसका जो है वो लाजमी तौर पर असर पड़ेगा राशिद मिनास रोड के ऊपर, मॉडल कॉलोनी और मलिर हॉल के सिग्नल पर। तो फिर ये सारे जाम हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल यही है कि वो लोग जिन्होंने एयरपोर्ट पहुंचना है वो अचानक बंद कर दिया है। एयरलाइन स्टाफ परेशान है, मुसाफिर परेशान है कि एकदम आपने बंद कर दिया है बगैर किसी, मतलब ये जितनी भी हम इत्तलात आपको दे रहे हैं ये सोर्सेज से दे रहे हैं और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो गई हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल बयान नहीं है कि लोगों को सबको पता हो, एयरलाइन स्टाफ को पता हो कि उन्होंने सुबह जल्दी निकलना है या किस रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचना है। बड़ी आबादी है, मलीर कैंट है, अस्करी 5 है, फैल्कन है, मॉडल कॉलोनी है, ये सब कहाँ से जाएंगे? यही तो रास्ते बनोगे ना। अब इनके पास रास्ते क्या बचे हैं कि ये जो है वो मॉडल कॉलोनी या मलिर कैंट से यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए इस पे राशिद मिनास रोड पर पहुंचे और वहाँ से आए। यूनिवर्सिटी रोड का हाल आपको पता है। दूसरी तरफ जो है वो या तो शाहरा फैसल के ऊपर आए, वहाँ पे अलग ट्रैफिक जैम होता है। तो अभी ये सारी एक सूरत हाल वहाँ पे खड़ी हुई है। और अच्छा, इस ट्रैफिक की वजह से एक तो कल से अब तक कोई फ्लाइट लेट हुई है, दूसरा ये कि क्या नोटिफिकेशन, ये आप कह रहे हैं ना कि ये तो आपको सोर्सेज से पता चला है, क्या आवाम को या फिर फ्लाइट्स ही अपने पैसेंजर्स को ये बता दें कि जी अब आपको 2 घंटे नहीं, अगर लोकल डोमेस्टिक भी अब आपको 3-4 घंटे पहले आना है या समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। फ्लाइट तो खैर लेट नहीं हुई क्योंकि फ्लाइट ने अपने टाइम पे पहुंचना, जो मुसाफिर नहीं पहुंच सके तो उनकी बदकिस्मती है, उनको छोड़ के चली गई एयरलाइन। हाँ, लेकिन ये है कि कोई इस तरह का प्रॉपर ऐलान नहीं हुआ है। अच्छा, इस तरह के जब 2014 में हुआ था हमला कराची एयरपोर्ट पर, उस वक्त भी गेट्स लगे थे और ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और बहुत बड़ी परेशानी हुई थी लोगों को। फिर आप देखें कई स्कूल हैं अतराफ में, खुद एयरपोर्ट जिना टर्मिनल जाने वाली सड़क से बहुत सारे रास्ते गुजरते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर स्कूल हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी के अपने स्कूल हैं, ASF के अपने स्कूल हैं, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। तो ये लोग सब कहाँ से आएंगे? ये सारे तो एयरपोर्ट या सिक्योरिटी स्टाफ के बच्चे नहीं हैं। इर्द गिर्द इतना रौला पड़ गया है
तो ये एयरपोर्ट कहीं नए एयरपोर्ट की कहीं तजवीज़ है? कराची का एक नया, वैसे भी कराची का एक नया एयरपोर्ट होना चाहिए। अब्दुल्ला, फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस एंड हैव नॉट बीन टू कराची, तो हम ये भी बता दें कि हमारा कराची का जो एयरपोर्ट है ना, उसके इर्द-गिर्द एक दुनिया आबाद है। अब वो सेंटर ऑफ द सिटी आ गया, बिल्कुल आउट ऑफ द सिटी, जो आउटस्कर्ट्स में कहा जाता है ना, इट्स नॉट लाइक इस्लामाबाद एट ऑल। जो सुपर हाईवे है अभी यहाँ पर एक एयरपोर्ट का ऑप्शन जरूर मौजूद है, रखा गया, लेकिन अभी ये नहीं बता सकता कि वो जगह अभी भी मौजूद है या वहाँ जितनी बड़ी तादाद में सोसाइटीज बन रही है किया हुआ है वैसे किया हुआ है वहाँ पर एक प्लान, और सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो कराची के अगर नहीं सोचा तो इस पे अब सोचा जाए और इस पे काम किया जाए, बिकॉज इस तरह नहीं हो सकता। कराची एयरपोर्ट के अतराफ में जो सड़कें हैं वो बमुश्किल 2 या 3 लेन सड़कें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ कही जा रही है कि कराची में जो है वो एक नुमाइश होने जा रही है 19 नवंबर से, तो शायद ये बहुत सारे अरेंजमेंट जो हैं वो उस वजह से भी हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुए हैं, यानी उस वजह से हो, व्हिच इज आल्सो मींस कि टेंपरेरी हो, जैसे वो हो जाए तो फिर वापस जी इम्कान इस बात का है कि वो फिर कुछ चीज़ें शायद नवंबर के बाद जो है वो चीज़ें बड़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि इस तरह तो नहीं चल सकता। इतनी बड़ी आबादी को आप जो है वो बंद कर दें तो खुद लोगों के लिए नहीं चल सकता। मुझे दोबारा से इधर मेंशन करना पड़ेगा कि इतने बड़े हमले के बाद, उसके बाद जो एक और इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हमने कल परसों डिटेल में बात की, कैसे हो गया, मतलब जहाँ बम फटा हो और जहाँ इस किस्म का मतलब दहशतगर्दी का मामला हुआ हो, वहाँ 2 गाड़ियां एक दूसरे को चेस करती हुई, फायरिंग करती हुई, बॉलीवुड स्टाइल में डिपार्चर लाउंज तक पहुंचे। व्हाट इज द सिक्योरिटी? वो वैसे ऊपर जो स्लोप चढ़ता है वहां तक पहुंच गए थे वो दोनों गाड़ियां। इतना यही है। डिपार्चर लॉन्च के जो रैंप है, डिपार्चर लॉन्च का रैंप, जी तो ये बताएं कि हम तो जब जा रहे होते हैं तो वो तो नहीं जा पाते इतनी, हमारी तो गाड़ी के वो अगर सन कवर्स हो वो भी उतरवा लिए जाते हैं। तो यहाँ 2 गाड़ियां कैसे पहुंच गए वो रैंप तक? बड़ी गाड़ी के भी रोब होता है ना। मेरी बात सुने, मगर एहलकार तो खड़े ही होते हैं ना आगे, वो जो इस तरह बैरियर्स भी होते हैं, वो तोड़ते हैं, और वो मेटल की सलाखों जो उठ जाती हैं वो भी होती हैं। नहीं, वो इस तरफ नहीं है, मतलब आप अगर जाते हुए रास्ते पे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उस रास्ते से रॉन्ग साइड आएंगे तब वो एक्टिव हो जाएंगी, जो टायर बस्टर लगे हुए हैं, लेकिन जाते हुए तो नहीं होती। लेकिन इतना अहली है उस नाके पे खड़े हुए लोगों की कि वो रैंप तक कैसे 100%। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी डायरेक्टर सिक्योरिटी जो है एएसएफ के, उनसे मैंने कहा था कि आप लोग इस तरह इतने बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े होते हैं कराची एयरपोर्ट पर, तो ये बहुत ही बदनुमा लगता है, एक अजीब सी दहशत ज़्यादा कैफियत लगती है। तो अब तो बहुत स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, आपको वो तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका जो है वो एक डिटेरेंस होता है, बड़े हथियार लेके खड़े होते हैं तो लोग, तो अब आप देख लें कि क्या डिटेरेंस होता है। और वो जो अभी धमाका हुआ है इसके बारे में अंदर से जो इत्तलात मिल रही थी, वो उन्हीं के गैंग का कोई रुकन अंदर मौजूद था या कोई सहूलतकार? जी हाँ, ये हाँ, इतना यही है कि वो एयरपोर्ट जो है वो मतलब विजिटर की हैसियत से पहुंचे हुए थे वहाँ पर, और वहाँ से वो फिर वॉच कर रहे थे कि कौन लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और फ्लाइट का शेड्यूल तो ज़ाहिर है कि पहले से अनाउंस होता है, सबको पता होता है कि कौन सी फ्लाइट है। जी हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल सामने होता है कि लोग आगे लॉन्च से आ रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, तो पता चल रहा होता है कि कौन लोग आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सब वहाँ पे होती हैं, लेकिन ये कि ये सारी एक्टिविटी ये इसके अलावा भी हो सकती थी। मतलब ये है कि अंदर से ही आप लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग हुए कि जो रास्ता होता है जहाज का, वो ब्रिज, उससे एक रास्ता नीचे उतर रहा होता है ग्राउंड पर, बिल्कुल वहीं से मुसाफिर होते हैं। जितने हाई वैल्यू जो है वो टारगेट हो सकते हैं जो लोग, और जो बहुत अहम लोग हैं उनको आप अंदर रैंप से उनको उठा सकते थे, और एयरपोर्ट के कई गेट हैं वहाँ से आप निकाल के लेके जा सकते थे। मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं लोगों को तकलीफ दिए बगैर। अच्छा, फाइनली बस ये बात, क्योंकि वी आर स्टिल कॉट अप, और आपको हम बता नहीं सकते, और आपको भी शायद पता होगा, जो कराची वाले कितने लोग कॉल कर करके हमसे पूछ रहे हैं वो एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट हुआ क्या था, किस तरह वो 2 गाड़ियां पहुंच गई थी। तो हम लास्ट सवाल ये है कि इतने कैमरास वहाँ लगे होते हैं, तो ये पूरा रूट मतलब थ्रू आउट वो शारा फैसल पे दंदनाते जा रहे हैं, एयरपोर्ट एंटर कर रहे हैं, वहाँ पहुँच, ये तो सारा कॉट ऑन कैमरा होगा। अब यही क्वेश्चन है, होगा या नहीं? कुछ आया नहीं जो लगे कुछ नहीं है ना। अगर होता तो ये अलर्ट कर दिए गए होते हैं ना। अगर एक बैरियर क्रॉस कर रहे हैं और एक कैमरा क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, तो फिर तो आगे जो है वो कम से कम भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का फासला है, ये क्यों नहीं जो है रोकने के लिए खड़ा हुआ, कोई रोकने को कहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस स्टॉप से होती भी जाती है एयरपोर्ट के सामने ही, जो भी जाहिर है वो शारा फैसल जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी एयरपोर्ट के नजदीक से नहीं जाता, वो शारा फैसल से जाता है, तो जा ही रही होती है। लेकिन ये ट्रेजेडी है कि जिनके नामों पे पर्चे कटने चाहिए थे बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, वो नहीं हुआ। दैट्स राइट, बिल्कुल, दिस इज आवर ट्रेजेडी।
क्या हम एक्सपेक्ट करें कि चीजें ठीक नहीं अब आप बुला सकेंगे ना एयरपोर्ट के अंदर? एयरपोर्ट पर जो खुद वो टैक्सी जो कि एयरपोर्ट पे रजिस्टर्ड है, जिनके ऑफिस हैं, जी हाँ, जो येलो कैब वाइट कैब वगैरह जो वहाँ पर हैं और रजिस्टर्ड है, कियोस्क बना होता है, वहीं से ले सकते तो हैं। आप वहाँ से ले सकते हैं या वहाँ से कॉल करके घर बुला सकते हैं। अब आप कोई ऑनलाइन टैक्सी या जो आम टैक्सियाँ चलती हैं, इनके जरिए एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकते। Thank you, Tariq Abul Hassan, for giving us all the information. तो लिहाजा if you have to go, I'm sorry, आजकल तो मैं कहूँगी unfortunate enough कि आपको किसी को पिक करना है या ड्रॉप करना है या whatever, या खुद ट्रैवल करना है, तो ठीक ठाक अपने लिए 3-4 घंटे तो पहले निकालें to reach the airport. मेरा ख्याल है कि हमें ये एजुकेशन भी इम्पार्ट करने की ज़रूरत है कि बस आप अलविदा घर से ही कहना सीख लीजिए, पूरी बस भर के नहीं जाने की ज़रूरत है एयरपोर्ट। हाँ, मतलब कि फ़ोनों पे बात कर लेना, बेशक वीडियो कॉल अपने घर वालों को करते हैं अब तो पास ही होते हैं, इसीलिए तो है ये सारी चीज़ें। और वैसे भी अब जितने लोग जाएंगे वैसे तो जा नहीं सकते, वरना आपको सारों को भी टिकट चाहिए होगा हाथ में दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आगे एक ट्रिब्यूट है। आज टीवी, रेडियो और फिल्म स्टेज के लेजेंड अदाकार मोहम्मद कवी खान साहब का यौम पैदाइश है। उनका इतना बॉडी ऑफ वर्क है, मतलब we have grown up watching his work. We don't even know where to begin and where to start, where to stop. तो लिहाजा ये रिपोर्ट देखें। पेशावर में पैदा होने वाले रेडियो, टीवी, फिल्म और स्टेज के लेजेंड अदाकार मोहम्मद कवी खान ने फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। जब पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज हुआ तो उसके पहले ड्रामे के अदाकारों में शामिल थे। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्में की, जिंदगी के आखिरी दम तक काम करते रहे। उन्होंने लातादाद सीरियल्स, सीरीज और इनफरादी ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया, जिनमें अंधेरा उजाला, फिशार, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुर्रे शहवार, एक नई सिंड्रेला और दीगर शामिल हैं। लेकिन अंधेरा उजाला में पुलिस अफसर का किरदार आज भी लोगों को नहीं भूलता। कवी खान ने पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपनी जानदार अदाकारी से शायकीन को खूब मुतासिर किया। वो पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। कवी खान का 5 मार्च 2023 को कनाडा में इंतकाल हुआ। अभी हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, बाय द वे, जो लोग VPN परचेज्ड VPNs इस्तेमाल कर रहे हैं टू Have you purchased it? I have. I haven't. I have, and to access X because ज़ाहिर है बहुत कुछ इंफॉर्मेशन का मटेरियल वहाँ पड़ा होता है, बहुत से बयानात होते हैं। इफ़ यू आर अनएबल टू कैच अप फ्रॉम TV तो आपको X से मवाद मिल जाता है। वो भी पिछले दिनों नहीं चल रहे थे। सो किसी ज़माने में गैर कानूनी करार दिए गए थे VPNs को, अब हुकूमत रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है। इतवार को हुकूमत ने 6 घंटे तक 24 VPNs को बंद करने का कामयाब तजर्बा किया है और तमाम गैर रजिस्टर्ड VPNs जो हैं वो सारिफीन को बंद कर दिए गए। उनके लिए PTA हुकाम ने VPNs इस्तेमाल करने वाले बैंकों, कारोबारी इदारों और कंपनियों पर जोर दिया है कि उन्हें VPNs रजिस्टर कराना होंगे और VPNs की बंदिश का ट्रायल बता रहा है कि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि लोग अब X वगैरह को भूल जाएं या पता नहीं किस तरह इस्तेमाल करेंगे या उसके लिए कोई रजिस्टर्ड VPN खरीदना पड़ेगा। वैसे फिर हम भूल जाएं तो हुकूमत भी भूल जाए। हम अच्छा जी हम भूल जाते हैं। मतलब आपकी पूरी जोर है, आपका पूरा जोर है कि हम X पे ना जाएं, तो सरकार आप भी भूल जाएं, तो आप भी उसको इतनी लिफ्ट क्यों दे रहे हैं? आप भी ना लिफ्ट दे तो हम भी भूल ही जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने उस पे फुल पेडल पे जो रखा हुआ है ना हाथ के, जी फुल स्पीड हम इसको बंद करेंगे तो फिर वो न्यूज में रहता है, वो दिमागों में रहता है। तो लिहाजा हैरानकुन बात तो है ये, लेकिन हो रहा है। हमारे साथ हैं सीनियर साहब उमर सफीर से सुन रहे थे कि हुकूमत VPNs को रेगुलेट करने जा रही है, फिर बंद करने का पता चला, अब बंद भी किए गए हैं कुछ। उन क्या तफसील सामने आ सकी है, क्या वजूहात बयान की गई हैं या नहीं की गई कुछ वजूहात भी बयान? देखिए VPN बंद क्यों किए जाते हैं, या इस तरह अगर हम बात कर लें कि VPN इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं, तो VPN इस्तेमाल किए जाते हैं कि ऐसे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पर वो मवाद देखने के लिए कि जो मुतलका मुल्क में वो बैन किया गया हो। तो पाकिस्तान के तनाज़र में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा VPN इस्तेमाल हो रहे थे वो ट्विटर की वजह से हो रहे थे, जिसको अब X के नाम से हम जानते हैं। तो लोग ट्विटर देखने के लिए वो VPN इस्तेमाल करते थे, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि अगर कोई और वेबसाइट या ऐप बंद भी है तो ज़्यादा ट्रैफिक जो है VPN के ज़रिए वो ट्विटर की होती थी। तो
अब उसको रोकने के लिए कि अगर लोग फिर भी ट्विटर देख रहे हैं तो हुकूमत की नज़र में उन्हें इस एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं था, तो अब उसको मौसर बनाने के लिए कि जिसको बैन किया है वो बैन ही रहे या कम अज़ कम लोग उसको देख पाएँ, तो उसके लिए उन्होंने जो VPN है इनके खिलाफ भी एक तरह से क्रैकडाउन शुरू किया है। अच्छा, अब उमर ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन अब इसको रेगुलेट करना मुमकिन है भी कि नहीं, और क्यों पे भी चलें एक बात कर लेते हैं, क्योंकि VPN के ज़रिए हम अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अपनी शनाख्त छुपा सकते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो बदल सकते हैं। ये चीज़ तो ऑब्वियसली लीगल होना मुश्किल है, समझ से बाहर है, तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि इसकी रेगुलेशन कैसे मुमकिन है। आपका अच्छा सवाल है। असल में मसला ये है कि VPN ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या ओवरऑल जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ वाबस्ता लोग हैं जो पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा लेते हैं और हुकूमत उसको बंद कर रही है, तो वो अगर करेंगे तो हुकूमत के लिए तो ये सूदमंद नहीं है। लेकिन ट्विटर या और जो इस तरह की ऐप्स हैं उनका कोई लोग बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बाज़ लोगों की लेजिटिमेट रीज़न्स होती हैं और इवन हमारे कई मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने VPN इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने VPN रजिस्टर करवाए हुए हैं PTA के साथ, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ। कई बैंक्स हैं जिन्होंने रजिस्टर कराए हुए हैं, कई सफारतखाने हैं जिन्होंने अपने VPN रजिस्टर कराए हुए हैं, तो लिहाजा वो उनको ये बताना पड़ता है कि हम VPN किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ अपना IP एड्रेस देना पड़ता है, तो उसके बाद उनको अलाउ कर देते हैं। यानी कि ये है कि वो अगर VPN इस्तेमाल भी करेंगे तो हुकूमत या PTA कह लें या जो भी फायरवॉल चला रहे हैं वो उसको बैन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बिना बताए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टारगेट होंगे। अच्छा, अब उमर साहब, अब ये कानूनी हो या गैर कानूनी हो, VPN का पाकिस्तान में फ़रोग हुआ ही इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने एक्स पे पाबंदी लगा दी है। अब वज़ीर आज़म समेत सभी लोग खुद इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर अपडेट जो इंटरनेशनल दौरे हैं अभी भी चल रहे हैं उनकी भी हमें एक्स पे ही पता लग रही है सबसे पहले। सो पब्लिक के लिए बंद है, खुद के लिए ओके है, ये कैसा निज़ाम है? ये ऐसे ही चलेगा? मतलब पिछले घंटे में हम साथ ही उमर आपको बता दें और अपने लोगों को भी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हम एक जो उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे थे कि भाई कराची मूव हो जाओ, उसकी भी बात हो रही है। मतलब ये ख्वाजा आसिफ की एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेकर वज़ीर आज़म के दौरों तक हर चीज़ एक्स पे है। सवाल हमारा ये है कि वो ट्विटर पे क्यों बातें कर रहे हैं? भाई हमें करके, वैसे ये हमारा वतीरा भी है, तो लिहाजा सरप्राइज्ड। हाँ, अगर हुकूमत ने मकसद यही था कि लोग VPN के ज़रिए ट्विटर तक पहुँचें तो फिर तो हुकूमत को वैसे ही पाबंदी हटा देनी चाहिए, और अगर वो पाबंदी नहीं हटा रहे तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने भी अपने ज़हन में को प्लान किया हुआ है। जो प्लान वो बज़ाहिर बताते हैं वो ये है कि वो चाहते हैं कि ट्विटर उनके साथ नेगोशिएट करे, ट्विटर अपना कोई ऑफिस इधर सेटअप करे, ट्विटर जो है जो मुकामी कवानीन हैं उनको भी फॉलो करे, और अगर कोई लोग मुकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ट्विटर जो है वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट करे। जैसे इनको ट्विटर को जो एक चैलेंज है उधर पहले ब्राज़ील में भी आया, उधर इनको काफ़ी हैवी फ़ाइन भी हुआ। तो ये अल्टीमेटली इनका पर्पस तो ये है, अब ट्विटर की कितनी बड़ी मार्केट है या ट्विटर इस बुनियाद पे एक्स वाले जो हैं क्या वो हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अभी तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर बात नज़र नहीं आती कि इनके साथ कोई मतलब कि आई नीड टू से उमर एंड द रेस्ट ऑफ एवरीबॉडी हु इज वाचिंग कि ख्वाब देखें कि ट्विटर आके हमारी माने और इधर अपना ऑफिस खोले एंड ऑल दैट। आपको याद है ना कितने सालों के लिए यूट्यूब बंद कर दिया था, याद है ना? उसके बाद खुद ही अपना सा मुंह करके खोलना पड़ा क्योंकि कोई आया नहीं। तो लिहाजा ये एक्सपेक्टेशन रखना कि somebody is going to listen to us and all that, और उसके बाद ये भी कि वैसे तो ट्विटर हम नहीं खोलेंगे लेकिन VPN अगर कर लो नहीं, वैसे एक्स को अपना दफ्तर खोलना चाहिए। मतलब look at our size, the population. That's besides the point. The point is कि ये I'm sorry लेकिन coerce करना कि जी आप आके they should have done it is another story। अब तो बंद कर दिया गया है, तो अब वो आके जस्ट बिकॉज वो खोला जाए। अपने मेजर्स बताएं कि आपने किसी लेवल पे एक्स से मतलब करने की कोशिश की है एंगेज, लेकिन उसका क्या बना फिर? लेकिन उस सारे से पहले हम बंद कर देंगे इस पूरी आवाम के लिए। ट्रंप मदद करेंगे इसमें भी हैं, इलॉन मस्क उनके दोस्त हैं। अच्छा, हम किसी और बात पे चल पड़े हैं। थैंक यू उमर चीमा, हम ब्रेक ले लेते हैं। अब बताएं।
दुनिया की बड़ी दिफाई नुमाइशों में से एक आइडियाज़ नुमाइश का 12वां एडिशन जो है वो कराची एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है। नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी, विच इज़ एक्चुअली नेक्स्ट वीक, और जिसमें दुनिया भर के नुमाइश जो हैं एग्जिबिटर्स वो अपनी दिफाई मसनूआत और साजो सामान पेश करेंगे। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल इन कराची। और कराची में एक माहौल सा बन जाता है, आपको पता है बहुत सारे फॉरेन टेक्नोलॉजिस्ट्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। इस 4 रोज़ा नुमाइश में दीगर सरगर्मियों के साथ दिफाई सनतों से मुताल्लिक मौज़ूआत पर बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल सेमिनार्स होंगे। इसके अलावा गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और कराची के आवाम के लिए निशान पाकिस्तान अपने CVU पर एक शो भी होगा। उस शो में क्या होगा ये भी हम जानेंगे। दिफाई नुमाइश हर 2 साल बाद बाय द वे होती है, 2022 के बाद अब हो रही है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक जावेद साहब, जो कि टेक्नोलॉजी एक्विजिशन स्पेशलिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग जनरल साहब, क्या हाल है आपका? एंड ये नुमाइश जिसके बारे में जब भी होती है हम इसी फोरम पे बात भी करते हैं। दिस हैज़ बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर इन यू नो द कैलेंडर ईयर जो पाकिस्तान का एक होता है। इस साल क्या डिफरेंट चीज़ देखेंगे? हर साल ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है, इस साल क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया, और अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। जी, मैं इसमें जो आइडियाज़ है इसका थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रा बयान करूंगा, ताकि फिर हम आज हमारे नाजरीन को और बाकी सुनने वालों को थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी हो। ये सबसे पहले हमारी जो एग्जीबिशन है वो सन 2000 में इसका पहला एडिशन हुआ था, और यही एक्सपो सेंटर कराची के अंदर, और उस ज़माने में सिर्फ कोई 15 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और उस वक्त कोई 60 कंपनीज जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद पिछले कोई 12 इवेंट्स इसके गुजरे हैं, ये 12वां है इस दफ़ा इस साल और 2024 में, और बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि 2022 का हमारा ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था, जिसके अंदर कोई तकरीबन समझे 500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स थे, जिसमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और इसी तरह से कोई अराउंड अबाउट 40 या 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उस वक्त। और इस साल इंशाल्लाह कोई अबाउट 70 के करीब हमारा एस्टिमेट है, सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी इंटरनेशनली, जिनके जो कंट्रीज हैं और उनके जो टोटल स्टॉल्स होंगे वो नेचुरली 500 से ज़्यादा ही होंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस साल UK और ईरान स्पेशल इस एक्सपेडिशन के अंदर शामिल हैं, वो भी अपनी कंपनीज के स्टॉल्स यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो कराची का ये एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, और ये इंटरनेशनल कैलेंडर पे भी लॉक्ड इन होता है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, उसके नीचे डेपो है, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने बड़ी काविशों के साथ ये एक्सपोज प्लान करते हैं, और हर साल बड़ा सक्सेसफुल उनका मॉडल होता है। और साथ ही साथ इनके बदर एक्सपो एंड सॉल्यूशंस जो हैं वो पिछले 5 एग्जीबिशन से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस साल की क्या खुसूसियत हम रखें? हर साल जाहिर है बड़ी ही कामयाब रहती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया है इंटरनेशनल कैलेंडर में भी। यू आर वेरी राइट। इस साल कुछ चीज़ें हैं जिस पे स्पेशली हम फोकस करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी पाकिस्तानी मसनूआत जिसको हम चाहते हैं कि दुनिया इंटरेस्ट शो करे या दुनिया से हमारे मुआहदे हो सकें, या कुछ और बताइएगा। देखिए, इसमें हमारी जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है वो अभी इट इज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम लेट्स से 2000 से लेकर अभी तक, और इस वक्त हमने बहुत सारे वेपन सिस्टम ऐसे डेवलप किए हैं जिसमें कि एंटी टैंक है, गाइडेड मिसाइल्स हैं, उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, और इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं उन्होंने कर्टन रेजर्स रखे हुए हैं, तो देयरफॉर इट विल बी लिटिल प्रीमेच्योर फॉर मी टू रियली ब्रेक देयर साइलेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन आप यकीन रखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अच्छा इवेंट्स के अंदर कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में तो आपको मालूम होगा कि 18th को सारे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स इकट्ठे हो जाएंगे और उनका एक फॉर्मल इनॉग्रेल डिनर होगा, और 19th से ये बाकायदा इसका इफ्तिताह होगा। और 19th को ये है कि जो होपफुली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करेंगे, और ये तमाम जो एग्जिबिटर्स हैं वो अपने स्टॉल्स डिस्प्ले करेंगे, जिसमें डोमेस्टिक भी हैं और फॉरेन कंपनीज के भी हैं, और ये एक बहुत ज़बरदस्त एक मीटिंग पॉइंट होता है फॉर द रीजन। अच्छा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि मैं एज DG गेट्स बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपोज में हम पार्टिसिपेट करते रहे हैं, और पाकिस्तान के हम टैक्टिकल वेपन सिस्टम हम लेके जाते थे।
लेकिन जब हम इन हाउस होता है तो हमारे पास स्पेस बहुत होती है और तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं। उसमें यह है कि इसका इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर हैं, इसमें वो परेड्स वगैरह भी इस दफ़ा शामिल हैं और एक दो इवेंट्स इसमें इन्होंने जो डाले हैं वो जो सबसे एक काबिल तहसीन जो इवेंट है वो ये है कि हमारे आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में जो हमारे सोल्जर्स और जो हमारे ऑफिसर्स जिन बेचारों के लिम्स वगैरह एम्पुटेट हो जाते हैं उनकी 2 टीम्स हैं जो कि बास्केटबॉल का एक डिस्प्ले मैच खेलेंगी एज अ फ्रेंडली मैच, तो उसके लिए इंकरेजमेंट है। उसके अलावा इस दफ़ा जो एडिशन है वो नस्ट का जो एक इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उनके स्टॉल्स हैं। उसके बाद नेस्टेप है, नेशनल एरोस्पेस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उनके, जिसमें कि इंक्यूबेशन कर रहे हैं हमारे यंग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, और वो जो R&D की जो डेवलपमेंट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर बीइंग एडेड सो दैट आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको इससे मोटिवेशन भी मिले और वो सारी बातें हों। दिस इज ट्रूली फैसिनेटिंग जो आप सारी चीजें बता रहे हैं। दिस इनकम्पसेस सो मच। मतलब हम तो ये सोच रहे हैं 4 दिनों में ये सब कुछ हो पाएगा कि नहीं। ये बताएं कि फिर जब इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स आ रहे होते हैं मतलब मुआहदे भी फिर साइन होते हैं और खरीदो फरोख्त भी होती है। नेचुरली एट द एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एन एग्जीबिशन। हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है बाहर जाए। जी ये देखें ना, ये तो इंटरनेशनल मीटिंग पॉइंट्स हैं, दुनिया के सारे मुल्क इस पे फोकस कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट एक्सपो कहाँ है और हमने कहाँ जाना है। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका होता है कि हमारी जितनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है और हमारे अपने जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, हमें दूसरों की टेक्नोलॉजीज और वो वेपन सिस्टम देखने का फर्स्ट हैंड मौका मिलता है। और बहुत सारे कई तो MOUs भी साइन होते हैं और कई एग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं। Even we have been signing agreements in various defense expos, जैसे IDEX दुबई आपने सुना होगा, IDEF टर्की सुना होगा, इंडो डिफेंस एग्जीबिशन इंडोनेशिया में। तो दुनिया में हर जगह जहां भी आप जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स सारे आते हैं। और हमारी जो रीजन है इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे खरीदार हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, तो हम टेक्नोलॉजी को भी देखना चाहते हैं और हम JVs भी करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर्स जो है ना, दी अल्टीमेट। दिस इज अ वेरी गुड लक इंशाल्लाह इस मर्तबा भी भरपूर कामयाबी के साथ ये सर अंजाम पाए। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम। अच्छा जी, हम स्मोक के हवाले से काफ़ी परेशान हैं एंड ऑब्वियसली वो बड़ा एक बहुत ही, मैं कहती हूँ हर चीज़ साइड पे कर दे, सेहत इंसान की नहीं ठीक होगी तो आगे क्या बात की जा सकती है। तो लिहाजा हमें इस पे बात करनी है। माहिर सेहत में अस्पताल लाहौर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर हारून हमीद, उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या केसेस आ रहे हैं, क्या किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, फ़ज़ाई आलूदगी स्मोक वगैरह की वजह से ज़ाहिर है ज़रा पल्मोनोलॉजी के इशूज़ तो आ ही रहे हैं, बच्चों पे प्राइमरीली, जिस तरह यूनिसेफ ने भी कहा है, क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो केसेस आते ही होंगे। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये आज कल के मौसम में जो फ़ज़ाई आलूदगी का मसला लाहौर में, गर्दोनवा में और इवन अब तो पूरे पंजाब में हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों के अंदर बीमारियां, ख़ास तौर पे नाक, कान, गले की बीमारियां और सांस की बीमारियां, इनका इम्कान भी बढ़ गया है और इम्कान ये है कि इसकी शिद्दत में भी इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा ज़ाहिर है कि ये जो आलूदगी है ये आँखों को मुतासर करती है बच्चों को, और उसकी वजह से आँखों की सोजिश और आँखों की एलर्जी, उसके इम्कानात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे तो ये हर साल इस मौसम में, सर्दी के आगाज़ में जब मौसम खुश्क होता है तो उसके अंदर ये सांस की बीमारियां बच्चों में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं टू ऐड टू द इंसल्ट, ये जो मामला फ़िज़ाई आलूदगी का है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है, तो उसके अंदर ये हमें फ़िक्र है कि बच्चों के अंदर ये बीमारियां ज़्यादा भी होंगी और इनकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी। डॉक्टर, आप भी बता रहे हैं और यूनिसेफ की रिपोर्ट भी यही बताती है कि जो बच्चों में स्मोक सीज़न के जो असरात पैदा होते हैं वो सिर्फ सीजनल नहीं होते, खुदा ना खास्ता एक लॉन्ग टर्म डैमेज भी हो सकता है। तो क्या आपको भी नज़र आ रहा है कि ये जो स्मोक है ये उसी लेवल की है कि कुछ लॉन्ग टर्म भी हो सकता है? देखिए, इसमें यह है कि नेचुरली अगर बच्चे को एलर्जी रहती है या उसकी नाक, कान, गले का रहता है, इन्फेक्शन रहती है, या उसको छाती की इन्फेक्शन हो जाती है, या ये आलूदगी की वजह से उसको दमे की कैफियत हो जाती है, या जिन बच्चों को पहले से ही दमा है
और उनके दमा के अटैक्स बार बार होते हैं, तो ज़ाहिर है इस हवाले से इसकी ज़िंदगी के ऊपर असरात तो होते हैं। बसा औक़ात ये सांस की इन्फेक्शंस जिनको हम चेस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, छाती की इन्फेक्शन और दमे के अटैक्स, इसके साथ खुदा न करे बच्चे को अस्पताल में भी दाखिल रहना पड़ सकता है और उसके भी इफ़ेक्ट्स और इम्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक जो चीज़ ख़ास तौर पे एडल्ट पॉपुलेशन में देखी गई है कि उनके अंदर फालिज के इम्कानात भी इस आलूदगी से मुंसलिक किए जा रहे हैं। अगरचे कि बच्चों में तो इस तरह का बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन खुद इस बीमारी का बार बार इन्फेक्शंस का होना और बच्चे का स्कूल से ऑफ हो जाना या अस्पताल में दाखिल रहना, उसके असरात रहने का इम्कान तो बहुत रहता है। असरात रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहब। अच्छा, वैसे दोस्त हु कैन अफोर्ड, वैसे पता ही है ज़ाहिर है मौशी मुश्किलात हैं लोगों को। अब जो लोकल कंपनीज़ हैं हमारे, पंखे बनाने वाली कंपनीज़ बहुत सी हमने देखा है एयर प्योरीफायर्स बना रही हैं। रिसर्च करें अपनी पहले कि कितने इफेक्टिव हैं, आपको पता है कि उनकी प्राइसेस कहाँ पहुँच गई हैं? हाँ, ये भी तो एक मसला है ना। जैसे ही आपको पता है हमारा तो ये है मसला कि जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो और जानलेवा हर चीज़ें हो रही हैं और ज़रूरत हो किसी से बचत हो तो उसको अच्छा क्विकली हमने ये भी बताना है आपको कि पाकिस्तान के नुमान अली अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। कंग्रेचुलेशंस नुमान, मुबारक, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको जल्दी से बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी हम टेस्ट सीरीज जीते हैं इसमें, और नुमान ने ये अवार्ड को एजाज करार दिया है, डेफिनेटली करना भी चाहिए और टीम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया खास तौर पे। अच्छा जी, बातें तो और भी हैं लेकिन टाइम अब नहीं है, तो इसलिए बाकी सब कुछ कल। ओके, बाय। सी यू।